नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके, ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी मंथ 2026 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो अब हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो से आप 2026 में होने वाले इन सभी एग्जाम्स में जो है एक्सेल कर सकते हैं और पिछले करीब 7-8 वर्षों से लोग करते रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में आप लोग जरूर बताइए। ये सेक्शनल करंट अफेयर और एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, अपने ट्रेडिशनल फॉर्मेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी टेलीग्राम पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट पहला बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के बारे में है। इसको आप बीबीएनजे भी कह सकते हैं। बीबीएनजे समझौता जो है ये फाइनली ये फोर्स में आ चुका है। इसकी डेट नोट कर सकते हैं 17 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये लागू अभी हुआ है और बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में जहां पर नेशनल जुरिडिक्शन खत्म हो जाता है वहां के इंटरनेशनल वाटर्स के लिए, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स तक कंट्री का जुरिडिक्शन होता है, उसके बाहर मरीन डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है अस्तित्व में आ गया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज 1982 के द्वारा। ठीक है, 3 साल पहले इसको पेश किया गया था। इसमें शर्त यही थी कि 120 दिन के भीतर जो है कम से कम 60 देशों को इसको रेटिफाई करना है। 80 देश हो चुके हैं, तो ये क्राइटेरिया अपना पूरा कर चुका है, तो ये लागू हो चुका है जो है 17 जनवरी 2026 को। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए है। आगे है भारत और यूरोपीय संघ का जो है समझौता फाइनली हो चुका है। मोदी जी इसके लिए जो है वहां पे गए भी थे, काफी लंबे दिनों तक वहां पर रहे। जब ये यूजीसी वगैरह का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो वहीं थे। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसको इंडिया लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि एक देश के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है। इसमें इससे कहा गया है कि दिस एग्रीमेंट विल डबल द ईयूज ग्लोबल एक्सपोर्ट टू इंडिया बाई 2032।
इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता जो भारत ने साइन किया है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% भाग को, 1/4 को, और वैश्विक व्यापार के 1/3 को कवर करने वाला समझौता इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौते के साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन ने उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विभिन्न बलों के बीच जो अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये सुरक्षा और साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन टास्क फोर्स सृजित करने के लिए भी ईयू के साथ समझौता भारत ने किया है। तो इंपॉर्टेंट डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के मध्य तेल हस्तांतरण पर समझौता हुआ है। वेनेजुएला के जो बड़े ऑयल रिजर्व हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं किए गए वेनेजुएला के द्वारा, क्योंकि उनके पास इतना तंत्र नहीं है। तो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है जो कि 30 से 50 मिलियन बैरल्स तक हो सकता है, वो डायरेक्टली अब यूएस के पोर्ट्स में जाएगा। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत ऑयल जो है मार्केट प्राइसेस पर बेचा जाएगा और इसको यूएस कंट्रोल करेगा, यूएस प्रेसिडेंट इसको जो है कंट्रोल करेंगे। तो आप देखेंगे ये समझौता एक तरफा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ के स्टेट हेड को और उनकी वाइफ को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। यूएस की फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को और उनकी वाइफ सीलिया एफ को जो है गिरफ्तार कर लिया था, और जो है प्लेन में बैठा करके वहाँ पे ले गए थे। तो कुल मिला करके स्टेट हेड को गिरफ्तार किया गया उनकी पत्नी के साथ। तो एक तरीके से पूरी तरीके से हमला कर दिया था, कह सकते हैं। पूरा रजीम अपने हाथों में यूएस प्रेसिडेंट ने ले लिया था वेनेजुएला का। ये कब की घटना है? ये 3 जनवरी 2026 की न्यूज़ है। आपने ये पढ़ा होगा, जियोपॉलिटिकल ये काफ़ी डिस्कस भी किया गया इवेंट है। यूएस ने कहा था कि ड्रग ऑफेंसेस जो है ये करवा रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला से कोकेन यहाँ पर आता है, ट्रांजिट रूट के रूप में है। फेंटानिल क्राइसिस जो यूएस की है उसमें बहुत बड़ा कारण वेनेजुएला का है। ये सब बताते हुए जो है वहाँ पे अटैक करवा दिया जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ को गिरफ्तार करके यूएस फोर्सेस ले गई थी। तो वेनेजुएला पर अब यूएस का शासन है। अभी यूएस का कहना है कि जब तक एक अच्छा लीडर वहाँ पे नहीं चुन लिया जाता जो न्याय के संगत तरीके से शासन करे, तब तक वेनेजुएला को अपने हाथ में रखेंगे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सरकार ने सारे आरोपों को नकार दिया और कहा है कि वो रजीम चेंज करना चाहते थे, तो ये सब फलाना ढिमकाना आरोप लगा रहे हैं। हमारे कंट्री के स्टेक्स बहुत लो हैं इसमें, क्योंकि वेनेजुएला में शायद 100 से भी कम भारतीय रहते हैं। ठीक है, हालांकि भारत ग्लोबल साउथ की एक महत्वपूर्ण आवाज़ है। भारत हमेशा से, क्योंकि मोदी जी कहीं भी जाते हैं, चाहे G20 में, चाहे जो है इकोनॉमिक फोरम में कहीं भी जाएं, वो डेमोक्रेसी और विधि के शासन वगैरह की बात करते हैं, एग्रेशन वगैरह को मिटाने की बात करते हैं। तो अभी भी कोई भी स्टांस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं दिया है इस इवेंट में, और आगे भी ऐसा लगता है नहीं देगी, क्योंकि इसमें हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक्स है बहुत कम है, नॉर्मेटिव स्टेक्स हैं, यानी कि भारत अपने प्रिंसिपल्स की बात करता दिखता है, लेकिन यहाँ पे भारत ने कोई भी बात नहीं की है। तो वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पर अब अमेरिका का कब्जा है, ये आप समझ सकते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम जो यूपी डेस्को है, उनके बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन विच इज प्रेजेंटली नोन एज इंडिया एआई और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है, जिससे एआई इको सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश में इम्प्रूव किया जा सके। एआई इको सिस्टम उत्तर प्रदेश में जो है इम्प्रूव करने के लिए ये समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में एआई पर काफी फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, ये इंडिया फर्स्ट एआई सिटी भी अनाउंस कर दी गई है बनने के लिए। तो आगे देखते हैं कब तक डेवलप हो पाता है, लेकिन यहाँ से पूछ सकते हैं कि भारत की पहले एआई सिटी कौन बनेगी? लखनऊ। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। शाया मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री ये जो है नियुक्त हुए हैं, और जो है सलेम बिन ब्रिक के पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने पद पर ग्रहण किया है यमन न्यू प्राइम मिनिस्टर शाया मोहसिन जिंदानी। मामडी डोम्बोया ये गिनी के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। वहां पर फिर से एक बार कूप यानी सैन्य तख्ता पलट हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं तख्ता पलट वगैरह। काफी गरीबी है वहां पर और सत्ता सबको चाहिए। तो गिनी में नए प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं, इनका नाम है मामडी डोम्बोया। युगांडा के नए राष्ट्रपति 7वीं बार बने हैं यावरी मुसवेनी। अब जिन भी कंट्रीज का नाम पढ़े एक बार मैप में जरूर अवलोकन किया कीजिए। जैसे यमन यहाँ पे है, ठीक है, यमन की राजधानी जो सना। युगांडा यहाँ पर, युगांडा कैपिटल कंपाला है, और युगांडा जो है ये लेक विक्टोरिया से भी सानिध्य रखता है, लेक विक्टोरिया से टच हो रहा है। और गिनी की बात करें तो गिनी यहाँ पे है, वेस्टर्न अफ्रीका में ये है गिनी, ये गिनी है, और ये कंट्रीज से सीमा साझा कर रहा है। जैसे जो है गिनी बिसाऊ से सीमा साझा कर रहा है, सिएरा लियोन से, लाइबेरिया से कर रहा है, कोट डिआइवर से कर रहा है, और ये माली से कर रहा है। ठीक है, गिनी की कैपिटल क्या है भाई? कोनाक्री है। एम वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं,
ठीक है। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास सोसाइटी। राकेश अग्रवाल ये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नए महानिदेशक बने हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बने राकेश अग्रवाल। शत्रुजीत सिंह कपूर ये इंडो टिबेटन सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने, शत्रुजीत सिंह कपूर। प्रवीण कुमार जो आईटीबीपी में थे, अब ये बन गए हैं बीएसएफ के नए सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के, श्री प्रवीण कुमार। एक है बाल सुब्रमण्यम, ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, न्यू चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एईआरबी यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बात करें तो इसका सृजन हुआ था 1983 में 15 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है बेसिकली न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी के लिए। इसका मानना है कि कोई भी न्यूक्लियर या फिर रेडिएशन फैसिलिटी या फिर न्यूक्लियर कामकाज से किसी के भी हेल्थ हजार्ड ना हो, ये देखना इसका काम है। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये नए चेयरपर्सन इसके बने हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, ए के बाल सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट पोस्ट एग्जाम पूछा जा सकता है, स्टैट्यूटरी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्रवीण वशिष्ठ ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। तो राष्ट्रपति के वारंट के माध्यम से सीबीसी अधिनियम 2003 की धारा 4(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट ने इनको जो है बनाया है न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, यूकेपीएससी वाले लोग इसको नोट करिएगा। इन्होंने वहां के न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्रन का स्थान ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ये मेघालय उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार ये चंदना सिन्हा को मिला है, रेलवे सुरक्षा बल की ये आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। आगे टाइलर पुरस्कार ये टोबी कियर्स को मिला है, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, उनके माइक्रोआइजल नेटवर्क्स पर उनके शोध के लिए मिला है। माइक्रोआइजल नेटवर्क का प्रयोग करके बेसिकली इन्होंने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर काम किया है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो है कार्बन एमिशन कम करने में इनका योगदान है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की तरफ से टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ही मिला है इलैया राजा को, ठीक है, ये इनको दिया गया था। इलैया राजा को पद्म पाणी अवार्ड अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इलैया राजा को। आगे है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जनवरी मंथ में हर साल दिया जाता है, इस साल 2026 का मिला है। इसमें 2 कैटेगरीज होती है, एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होती है, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, और इंडिविजुअल की कैटेगरी में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को इंडिविजुअल कैटेगरी में, और जो है मतलब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। अशोक चक्र ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, इनका नाम परिचित हैं आप इससे, जो है इनके नाम से लगातार इस चर्चा में बने रहे थे, शुभांशु शुक्ला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये ग्रीसा मौशल को मिला है, ग्रेसा मौशल ये जो है मोजाम्बिक से हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मोजाम्बिक की ह्यूमैनिटेरियन है, वुमेन राइट एडवोकेट है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पुरस्कार मेजर स्वाति शांता कुमार जो इंडियन आर्मी से इन्हें मिला है। बेंगलुरु बेस्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर स्वाति शांता कुमार को ये यूएन सेक्रेटरी जनरल का पुरस्कार मिला है फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए। इसके बाद कैवेलियर डे ऑर्डाइन डेला स्टेला के पुरस्कार ये दिया गया श्रीनिवास टेम्पो को, जो है ये कह सकते हैं इटली का सिविलियन अवार्ड है, इनको मिला है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान ये पवन कल्याण को मिला है, ये आंध्र प्रदेश के जो है एक्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र के। समुराई मार्शल आर्ट पुरस्कार पहले भारतीय बन गए जिनको ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, इसमें शिल्प गुरु पुरस्कार श्रीमती माधुरी मिश्रा को उत्तर प्रदेश से, ये इंपॉर्टेंट है, माधुरी मिश्रा को बैटिक प्रिंटिंग के लिए उत्तर प्रदेश से, और राष्ट्रीय पुरस्कार में झरेखा बघेल को छत्तीसगढ़ से, और बशी महाराणा को बिहार से मिला है, और श्रीमती पी विजयलक्ष्मी को जो है कलमकारी पेंटिंग के लिए राजस्थान से, सुश्री यंगखोम ओ इंदिरा देवी को राजस्थान से हाथ की कढ़ाई के लिए, धापा देवी को और श्रीमती कविता चौधरी को
राजस्थान से और श्रीमती विमोला देवी को उत्तर प्रदेश से। शाफी लैम्फी के लिए लुप्तप्राय शिल्प शाफी लैम्फी के लिए। शिल्प गुरु अवार्ड 2024 में कमलेश शर्मा को राजस्थान से पुरस्कार मिला है तरकशी कार्य के लिए, और श्री सुभाष अरोड़ा को हरियाणा से मिला है, और मोहम्मद दिलशाद को ये उत्तर प्रदेश से मिला है शीशम की लकड़ी की सेंटर टेबल बनाने के लिए, श्री मोहम्मद दिलशाद को। ये पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए थे। शिल्प गुरु अवार्ड 2023, शिल्प नेशनल अवार्ड 2023 और शिल्प गुरु अवार्ड 2024 के। उत्तर प्रदेश राजस्थान के अवार्डीज हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा। जो बिहार के बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, बिहार के अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। सीजीपीएससी आ रहा है छत्तीसगढ़ वाले, इनका नाम ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। सभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है इसमें। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी हैमनेट। हैमलेट नहीं है, हैमनेट है, ध्यान रखिएगा। और बेस्ट फिल्म रही थी वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी में रही थी द पिट। और बेस्ट एक्टर ड्रामा में वैगनर मौर आ रहे थे द सीक्रेट एजेंट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जेसी बकले फिल्म हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड के बारे में बात करें। गोल्डन पीकॉक अवार्ड स्किन ऑफ यूथ, ये वियतनाम की फिल्म है, इसको दिया गया था। सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए संतोष दावाकर फिल्म गोंधल के लिए, ये मराठी भाषा की फिल्म है, इसके लिए मिला। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपोएट फिल्म के लिए उबैमेर हरियोस को। और सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जारा सोफिया ओस्तान को फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। स्पेशल सम्मान नंदपुरी बालकृष्णन को। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म निर्देशक का पुरस्कार हेमस फरहामंद को, फारसी फिल्म माई डॉटर्स हेयर, ठीक है। और टोनीस पिल को एस्टोनिया की फिल्म फ्रैंक के लिए संयुक्त विजेता ही रहे थे। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार करण सिंह त्यागी को फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी में रही थी बंदिश बैंडिट सीजन 2 अमेजन प्राइम पर जो है। और ICTF यूनेस्को गांधी मेडल ये मिला था सेफ हाउस नॉर्वे की फिल्म को, नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सिल्वर पीकॉक, गोल्डन पीकॉक और यूनेस्को गांधी मेडल, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा बनारस लिट फेस्ट ये हुआ था, अंग्रेजी भाषा में मिला था। रस्किन बॉन्ड पुरस्कार शाइन एंटनी को, और सरोजनी नायडू पुरस्कार अभय के को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार पैगी मोहन को, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार अरुणवा सिन्हा को। हिंदी भाषा में प्रेमचंद पुरस्कार मिला था ममता कालिया को। फिक्शन कैटेगरी में, उपन्यास की कैटेगरी में, फिक्शन कैटेगरी में दूरस्थ दाम्पत्य इनकी उपन्यास के लिए। कबीर पुरस्कार उदयन वाजपेयी को। राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार जय सुशील को नॉन फिक्शन में। और महादेवी वर्मा पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को। विशेष पुरस्कार में कालिदास सम्मान महादेव टोप्पो को और विवेकानंद युवा पुरस्कार पराग पवन को। ये पहली बार ये बनारस लिट फेस्ट का हमने लिया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि यूपी जीके के लिए जरूरी हो सकता है, यूपी करंट अफेयर अपडेट्स के लिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी यूपी करंट अफेयर डिटेल में पूछा जाना है उसके लिए जरूरी हो सकता है, अदरवाइज आप जैसे हरियाणा के हैं तो इसको मत देखिए। पद्म पुरस्कार ये बहुत जरूरी है सभी एग्जाम्स के लिए, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, इवन यूपीएससी के लिए जरूरी है। इस साल के पद्म अवार्डीज हैं 131, इंक्लूडिंग 2 डुओ केसेस, यानी कि जैसे 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार मिलता है तो उसको एक काउंट किया जाता है, ठीक है। जोड़ी पुरस्कार को एक ही काउंट किया जाता है इसमें। तो इसमें 13 पद्म भूषण है जिनके नाम को जरूर ध्यान रखने हैं। पद्मश्री में सिर्फ आप अपने अपने स्टेट के देखिएगा, ठीक है। और 5 पद्म विभूषण है, इनके नाम भी जरूर से जरूर देखने हैं हमको। जैसे 5 पद्म विभूषण कौन कौन से रहे। धर्मेंद्र देवल को मरणोपरांत मिला है एक्टिंग के लिए, कला के लिए, महाराष्ट्र से। सुश्री एन राजम को कला के क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश से। सुश्री एन राजम, इनकी आप जीवनी भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अवार्डी हैं कला के क्षेत्र में। श्री KT थॉमस सार्वजनिक मामले या फिर राजनीति के लिए, केरल से। श्री VS अच्युतानंद मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, केरल से। और श्री P नारायणन साहित्य एवं शिक्षा, केरल से। तो आप देखेंगे पद्म विभूषण में 3 अवार्डीज जो है केरल से हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि 3 अवार्डीज जो हैं ये केरल से हैं इस बार। पद्म भूषण के बारे में बात करें तो सुश्री अलका याग्निक, इनको जो है सिंगर हैं, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार महाराष्ट्र से। पीयूष पांडे को मरणोपरांत
उदय कोटक को व्यापार और उद्योग के लिए पद्म भूषण मिला है। और भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों के लिए गवर्नर रह चुके हैं कई स्टेट्स के, उत्तराखंड से। श्री कलीपट्टी रामस्वामी पलानीस्वामी दवा के क्षेत्र में। श्री SKM माइलानंदन सार्वजनिक कार्य के लिए। ममूटी जो है, इनकी फिल्में आप देख चुके हैं कई सारी, मलयालम फिल्म जो लोग देखते हैं हिंदी डब वो तो जानते ही होंगे इनको। कला के क्षेत्र से वेल्लपल्ली नटेसन केरल से। शतावधानी आर गणेश कला से। शिबू सोरेन मरणोपरांत झारखंड से। VK मल्होत्रा मरणोपरांत दिल्ली से। डॉक्टर नोरी दत्ता त्रियुदू दवा ये अमेरिका से। विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र से अमेरिका से। तो पद्म भूषण अवार्डीज ये देख लीजिएगा। पद्मश्री अवार्डीज सिर्फ उत्तर प्रदेश के हमने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिए। फिर बिहार के अवार्डीज हैं। उत्तर प्रदेश के अवार्डीज कौन कौन से हैं? श्री अनिल कुमार रस्तोगी, चिरंजी लाल यादव, अशोक कुमार सिंह, बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व के लिए, श्री केवल ठकराल, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण कुमार, सुश्री मंगला कपूर। बिहार के अवार्डीज ये देख लीजिएगा। बिहार के 3 अवार्डीज हैं, आप अपने अपने स्टेट के देख लीजिएगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश वाले, MPPSC देने वाले 2026 वाले, 2027 वाले ये देख लीजिएगा। राजस्थान में RS जो होने वाला है उसके लिए ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से अवार्डीज हैं। छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ के अवार्डीज को नोट कर लीजिएगा। यही इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, तो इसमें ज़्यादा आपको मतलब ट्रांसलेशन ही है। हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये PDF में आप देख लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार राज्यसभा MP जो मध्य प्रदेश से हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। 11 वर्षों के कार्यकाल में जो आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त की हमारे देश ने, ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है जो भी इन्होंने मेंशन की हो। CP राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुरस्कार मतलब ये पुस्तक जो है इसका विमोचन किया। महामना वाङ्मय पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित संरचनाओं की अंतिम श्रृंखला रिलीज की गई थी। ये जो है महामना वाङ्मय के नाम से, क्योंकि आपको पता है मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था, तो उनकी सिलेक्टेड रचनाओं का संकलन यहाँ पे किया गया है। अमृत का प्याला श्री राम जन्मभूमि चुनौती एवं प्रतिक्रिया, यानी चैलिस ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, ये किताब है श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी की, फॉर्मर सेक्रेटरी एट वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये प्रेम प्रकाश और एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष जो है प्रेम प्रकाश, उनकी किताब है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया था। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स थीम पर। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को होता है, न्यू ईयर के दिन। 8वां वर्ल्ड ब्रेल डे, तो ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को होता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को, 5 जनवरी को। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को। विश्व वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, ये 6 जनवरी को। सिद्ध दिवस ये होती है 6 जनवरी को। पहली बार ये 4 जनवरी 2018 को मनाया गया था, लेकिन इस साल है ये 6 जनवरी को। अब ये कहा गया है कि 6 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय की सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जनक सिद्धरर अगथियार के जन्म दिवस पर ये जो है मनाया जाता है। सिद्ध एक पद्धति है दवाई की, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। इसकी थीम थी इस बार वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को होता है और हर साल ही मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी जो है 1915 में वापस लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के शुरू होने के बाद 2015 के बाद ये दिवस हर 2 साल में जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। सेलिब्रेटेड एवरी 2 ईयर, हर साल नहीं, हर 2 साल में एक बार। वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये विश्व हिंदी दिवस है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है ये आप कमेंट करके बताइए। ये विश्व हिंदी दिवस है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो है इस दिन को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था 2006 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता माह, ये 1 से 31 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, और जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। सड़क सुरक्षा माह ये सेलिब्रेट किया गया था 11 से 17 जनवरी को। माह मतलब कह सकते हैं सप्ताह, सॉरी। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ही मनाया गया था 7 दिन के लिए। सड़क सुरक्षा माह ये पूरा जनवरी मंथ में मनाया गया था, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। 163वीं थी इस बार। युवा और खेल मंत्रालय के तहत जो है भारत मंडपम में
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण का आयोजन भी किया गया था इसके उपलक्ष्य में। इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड इस पर थीम थी नेशनल यूथ डे की, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। 78वां भारतीय थल सेना दिवस, और इसे पहले जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा कोंडेरा मडप्पा करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। सबसे पहली बार मनाया गया था 1 अप्रैल 1895 को। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था 15 जनवरी 1948 से। 15 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर में 78वें जो है सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया था। पहली बार जब था इस परेड का आयोजन छावनी से बाहर किसी सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया था। राजस्थान के जयपुर में सेना दिवस का परेड समारोह आयोजित हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। तिरुवल्लुवर दिवस ये 15 जनवरी को मनाया गया था इस बार। दूसरा लोकपाल स्थापना दिवस, पहला लोकपाल स्थापना दिवस जो है ये 2025 मनाया गया था 16 जनवरी को, और ये दूसरा मनाया गया 2026 में 16 जनवरी को। तो लोकपाल की स्थापना के 11 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? ये हैं अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष ये पूरे हो गए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। नोडल एजेंसी जो है DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। और स्टार्टअप्स को बेसिकली सपोर्ट करना, स्टार्टअप्स को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देना इसका उद्देश्य था। आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत स्टार्टअप का जो क्राइटेरिया है उसके लिए जो टर्नओवर है उसकी लिमिट कितनी है, मतलब कितने टर्नओवर तक के बिजनेस जो है स्टार्टअप माने जाएंगे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ये अभी भी रेलिवेंट फैक्ट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। हम स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट टर्नओवर के मामले में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 54वां राज्यत्व दिवस ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये मनाते हैं 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 2021 में पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को, ठीक है, तो तब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 8th इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को होता है। और उत्तर प्रदेश राज्य दिवस ये 24 जनवरी को 76वां हमने सेलिब्रेट किया। इस बार थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। हमने अपना राज्यत्व दिवस या राज्य दिवस उत्तर प्रदेश दिवस मनाने जाने की शुरुआत कब से की है? 2017 से। राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को होता है। गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। मतदाता दिवस यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम चलाए जाते हैं, 25 जनवरी को होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को होता है। और नेशनल टूरिज्म डे ये होता है 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है सितंबर मंथ में। किस तारीख को होता है कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये 25 जनवरी को होता है। और 77वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज प्रेसिडेंट फहराते हैं। और यहाँ पर कुछ हम बात कर लेते हैं। पहली बार भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्ष के सफर को दर्शाती हुई भारत गाथा नामक एक झांकी इसमें प्रदर्शित की गई थी। ये यूरोप के बाहर पहली किसी सैन्य परेड में यूरोपीय संघ की पहली भागीदारी थी इसमें। तो पहली बार जो है बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था, जिसमें जमीनी बलों को हवाई तत्वों के साथ एकीकृत किया गया था। इस परेड में यूरोपियन यूनियन की भी एक सैन्य यूनिट ने भाग लिया था, तो ये खास बात है। आगे बढ़ते हैं। भारत गाथा गीत यहाँ पर श्रेया घोषाल जी ने गाया था। गणतंत्र दिवस पर कुछ झांकियां, जैसे उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसकी थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति, कल्चर ऑफ बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश की पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के बारे में थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता का मन वंदे मातरम। राजस्थान में रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की उस्ता कला को इसमें दिखाया गया था, स्वर्ण कला को। वायुसेना मुख्यालय वेटरन झांकी और नौसेना मुख्यालय समुद्र समृद्धि। और सैन्य मामलों विभाग ने ट्राई सर्विसेज झांकी यहाँ पे पेश की थी ऑपरेशन सिंदूर से एसोसिएटेड। मुख्य अतिथि कौन रहे थे? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, वनडे एग्जाम्स में आता है। एंटोनियो कोस्टा रहे थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और अर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये दो लोग थे हमारे मुख्य अतिथि इस बार। बाकी इंग्लिश मीडियम में गिवन है। बैटल अरे फॉर्मेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैटल अरे फॉर्मेट पहली बार जो है भारत गाथा का एक यूनिक टैब्ल्यू पेश किया गया था। और यहाँ पर EU की पहली बार एक मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने भाग लिया था इसमें।
यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश की झांकी कल्चर ऑफ बुंदेलखंड ये थीम थी, ये इंपॉर्टेंट है। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध के करीब जो 6 मिलियन यहूदी लोग मारे गए थे, ठीक है, तो उसी में मनाते हैं होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, ये 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। डेटा गोपनीयता दिवस ये 28 जनवरी को, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को, और इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ये 28 जनवरी को, ठीक है। पहली बार जो है इसको मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो कोई डे पहली बार बनाया गया वो जरूरी होता है। 16 मई 2025 को इसको अंगीकार कर लिया गया था और ये मनाए जाने की शुरुआत हुई है इसी साल 2026 से। साइंस टेक में बात कर लेते हैं। पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प, इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा इसको बनाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने इसको डेवलप किया है। हमसे सिर्फ आईआईटी का नाम पूछेंगे, एक्सटेरा रोबोटिक्स इनका नाम आप हाईलाइटेड नोट कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, पहला व्यावसायिक 4 लेग्ड रोबोट है, यानी 4 पाँव वाला। ये बेसिकली 4 पैर वाला एक रोबोटिक डॉग है, कुत्ते जैसा इसको बनाया है, और इसमें एक रोबोटिक आर्म लगा है जो दुर्गम रास्तों पर चलने के साथ साथ चीजों को उठाने और जांच करने जैसे कार्य भी कर सकता है। तो स्वदेश निर्मित ये रोबोट है, ठीक है। आगे है होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काकीनाडा खाड़ी में जो होप आइलैंड है उस पर स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के भाग के रूप में एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की इन्होंने घोषणा की है। ये होप आइलैंड गोदावरी के मुहाने पर स्थित है और कोरिंगा जो इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका एक भाग है, ठीक है। होप आइलैंड इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ गोदावरी रिवर एंड इज अ पार्ट ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मैंग्रोव के लिए फेमस है। और कोरिंगा रीजन में मैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, कोरिंगा। तो ये अनाउंसमेंट की गई थी आंध्रा के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। तो होप आइलैंड कहाँ पे है, क्या है, उसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। PSLV C62 EOS N1 मिशन जो है तकनीकी खामी के कारण ये फेल हुआ था, और बहुत समय बाद आप सुनने को देख रहे होंगे कि इसरो का कोई मिशन फेल हुआ है। यहाँ पर टेक्निकल फेलियर रजिस्टर की गई थी। एक क्लासिफाइड हाइपर स्पेक्ट्रल सर्विलांस सैटेलाइट जो है लेकर के जा रहा था, इसका नाम अन्वेषा था, DRDO द्वारा डेवलप किया गया एक अन्वेषा सैटेलाइट जो है ले जाया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। और ये मिशन फेल हो गया यहाँ पे अपने 3rd स्टेज में। तो इसरो का ये 64वां PSLV मिशन था। बेसिकली PSLV C62 में ले जाया जा रहा था EOS N1 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ये फेल हो गया था 3rd स्टेज में अपने। तो ध्यान रख सकते हैं कि किस सैटेलाइट को ले जा रहा था मिशन, PSLV C62 अन्वेषा को, क्या नाम है इसका, अन्वेषा, DRDO द्वारा डेवलप्ड अन्वेषा ले जाया जा रहा था, लेकिन ये फेल हो गया अपने 3rd स्टेज में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट नेम ASC अर्जुन, भारतीय रेलवे अपनी तरीके का पहला ये रोबोट लगाने जा रहा है। पूर्वी तट रेलवे जोन के वोल्टेयर डिवीजन में यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका नाम है ASC अर्जुन। देखने में ATM मशीन जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रोबोट है, ठीक है। ASC अर्जुन इसका नाम रखा गया। इक्विप्ड विद एडवांस्ड AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब तकनीक इसमें लगाई गई है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने इसको डिप्लॉय किया है, विशाखापट्टनम साइड बेसिकली इसको लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसका नाम है पाथजेनी। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप किया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड पाथजेनी टू बूस्ट ड्रग रिसर्च। बेसिकली ड्रग रिसर्च में ये काम आएगा, ठीक है। ड्रग रिसर्च में बेसिकली काम आएगा पाथजेनी। भारत का 3D सब सरफेस मैपिंग लॉन्च कर दिया गया है। जेनेसिस इंटरनेशनल ने इंडिया फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग को लॉन्च कर दिया है, और ये फर्स्ट 3D ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे इससे होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सेवरल अडानी ओन्ड एयरपोर्ट्स में, जैसे मुंबई, त्रिवेंद्रम, लखनऊ और जयपुर, गुवाहाटी और अहमदाबाद में इसको किया जाएगा। कृषि छिड़काव ड्रोन जो है एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन एवी स्प्रे 10C इसको लॉन्च किया गया है। चेन्नई स्थित डीप टेक ड्रोन कंपनी जो है एविरोनिक्स ड्रोन्स, इन्होंने कृषि छिड़काव ड्रोन एवी स्प्रे 10C लॉन्च कर दिया है, और 6000 से एकड़ अधिक कृषि भूमि पर इसका परीक्षण किया गया है।
गन्ना और धान फसलें जैसे इसमें शामिल थी। नई पीढ़ी के ड्रोनों से 53% ही छोटा है। ठीक है। आगे, स्वदेशी स्ट्रोक डिवाइस सुपरनोवा स्टंट का पहला नैदानिक परीक्षण यहाँ पे किया गया था। किसने? एम्स दिल्ली ने। इंडिया फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू एंड एडवांस स्ट्रोक ट्रीटमेंट डिवाइस कॉल्ड सुपरनोवा स्टेंट। ठीक है। स्ट्रोक ट्रीटमेंट डिवाइस, जैसे हार्ट स्ट्रोक आते हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन का विकास यहाँ पे किया जाएगा। इंडिजिनसली ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यूजिंग 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इनको कहाँ पे जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन इंस्टॉल कहाँ पे किया जाएगा? फरवरी में नई दिल्ली में लगाएंगे सबसे पहला। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन सबसे पहले कहाँ पे लगाएंगे? न्यू दिल्ली में। यही हमसे एग्जाम में पूछेंगे। पहला कहाँ पे लगाया गया है? नई दिल्ली में, फेब में लगाया जाएगा। डिफेंस पे बात कर लें तो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एकता ये करते हैं हम लोग मालदीव के साथ। एकता एक्सरसाइज के साथ करते हैं मालदीव के साथ। मालदीव में हुआ था ये। आगे, संयुक्त मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभ्यास साझा शक्ति। साझा शक्ति ये बेसिकली जो है ये कहाँ पे किया गया था? पुणे में। पुणे में मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज संझा शक्ति, मतलब पुलिस वालों के साथ बेसिकली आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है। आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने। ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट। ये कोई नियमित या संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि नहीं थी, ना ही अनिवार्य थी, तो इस वजह से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ब्रिक्स के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती, ये मालदीव में हुई थी। इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। दोस्ती में, ये मालदीव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्दिया में नए नौसैनिक बेस की स्थापना की गई है। ठीक है। इंडियन नेवी मतलब की जाएगी। नया नेवल बेस ये बनेगा हल्दिया बंगाल में। हल्दिया बंगाल में। ये हुगली रिवर पर स्थित है और जो है 130 किलोमीटर ये बे ऑफ बंगाल से दूर है। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान यहाँ पे की गई थी। फ्लाइट टेस्ट ऑफ ध्रुव एनजी या न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर। ये एचएएल ने ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर बनाया। इसका पहला फ्लाइट टेस्टिंग ये हुई थी बेंगलुरु में। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण ये ओडिशा में हुआ था। इसकी मैक्सिमम रेंज पिनाका रॉकेट की है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर कुछ बनाए हैं, जिससे जो है मतलब 20 से 25 सैनिकों को पानी पीने की उपलब्धता हो सकती है और इसको कैरी करके इधर उधर ले जा सकता है। मान लीजिए नदी किनारे सैनिकों को कैंप लगाना है तो वाटर प्योरीफायर से प्योरीफाइड वाटर वो ले सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्वदेश नाम दिया गया है, बेसिकली इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ ने जो बनाया है इसको कह रहे हैं सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, दैट इज स्वदेश। स्वदेश ये नाम में ही खूबी है। ये टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट जो है इसको घटा सकता है 35,000 mg पर लीटर से 500 mg लीटर तक ले जा सकता है। विशेष आधुनिक युद्ध बल भैरव का गठन किया गया है 2026 में। एक कह सकते हैं स्पेशलाइज मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स जो बनाई है, इसको नाम दिया गया है भैरव। और इसमें 10 मतलब करीब जो है 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर इसमें शामिल है। ठीक है। इस जो कह सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स का नाम ही रखा गया है भैरव। द भैरव बटालियंस आर आल्सो नोन एज डेजर्ट फॉल्कन्स। डेजर्ट फॉल्कन भी इसका नाम है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये वेनेजुएला में मतलब अमेरिका ने वेनेजुएला पे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत कार्रवाई की थी। और वहां पे जो है वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत ने देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को 90 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर 2020 के एक मुकदमे में नार्को टूरिज्म से संबंधित धाराएं भी लगाई गई थी। तो अब तो सब यूएस के कब्जे में है, आपको पता है। सिलिया फ्लोरिस और कह सकते हैं राष्ट्रपति आवास में छापा मार करके यूएस फोर्सेस ने निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा इनिशिएटिव का अनावरण किया पीएम मोदी जी ने किया था। इसका उद्देश्य है हवाई खतरों, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक बहुस्तरीय हवाई रक्षा कवच का निर्माण करना।
सुदर्शन चक्र को 2035 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एकीकृत वायु कमान और नियंत्रित प्रणाली सहित भारत के मौजूदा वायु रक्षा नेटवर्क का एक पूरक होगा। 2035 तक का टारगेट है सुदर्शन चक्र का। आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली सेक्शन पर आ जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आधव, ये सोशल एक्टिविस्ट थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आवाज उठाते थे, ये नहीं रहे। और खालिदा जिया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्षा, ये नहीं रही। माधव गाडगिल, गाडगिल कमेटी हम लोग स्टडी करते हैं जो वेस्टर्न घाट्स के लिए बनी थी। वेस्टर्न घाट्स के में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, इसकी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए माधव गाडगिल जी की अध्यक्षता में 2011 में समिति बनी थी। इनके लिए इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2006 में, ठीक है। उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया गया था 2024 में। 82 वर्ष की आयु में ये नहीं रहे। अजीत पवार के बारे में बात करें तो एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये नहीं रहे, ठीक है। बेसिकली ये एक प्लेन में जा रहे थे जो कि क्रैश हुआ लैंडिंग के समय बारामती एयरपोर्ट में, और इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव की बात करें तो बटाद्रवा धान पुनर्विकास योजना, द्रवा थान पुनर्वास योजना है, जो बेसिकली महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मस्थली है भटाद्रवा, इसका पुनर्विकास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शंकर देव जी की जन्मस्थली को एक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। इस पुनर्विकास परियोजना की नींव अमित शाह जी ने रखी थी 2020 में। अब इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। बेसिकली जो है नागांव डिस्ट्रिक्ट असम में जो है इसके मतलब इसको डेवलप किया जाएगा। वहीं पे है बटाद्रवा, कहाँ पे, असम में। शंकर देव जी वहां के महान संत हैं, ठीक है। आगे है भारत की पहली ओपन सी या खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना, इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है, ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा, अंडमान सागर के खुले जल क्षेत्र में किया जाएगा। श्री विजयपुरम में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अमित शाह जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया बेसिकली, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसकी तकनीकी शाखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के बीच सहयोग से इसको किया जा रहा है। तो बस इसमें यही पूछ सकते हैं इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट को कहाँ पे किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में, अंडमान निकोबार में या अंडमान सी में। आगे बढ़ते हैं, आमा पढ़िबे आमा भाषा रे योजना, ये ओडिशा सरकार की योजना है। तो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जिनकी मातृभाषा मुंडा कुई, सौर कुई या गोंडी या कोया जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उसमें शिक्षा प्रदान कर आंगनवाड़ी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करना है उद्देश्य है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी लेवल पर जो उनको एजुकेशन दी जाएगी उनकी मदर टंग या ट्राइबल लैंग्वेज में दी जाएगी, ये है। आगे बढ़ते हैं, बेम्बल नदी सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है बेम्बला रिवर के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बेम्बला रिवर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको अप्रूवल मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार की है। इस योजना के तहत माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 से 12 तक के जो बिहार के स्कूलों के बच्चे हैं उनको महत्वपूर्ण स्थलों पर और अनुसंधान संस्थानों पर भ्रमण के लिए सरकार अपने खर्च पर ले जाएगी। तो बेसिकली छात्रों को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हैदराबाद के चार मीनार, आगरा किला जैसे ऐतिहासिक स्मारकों तक भेजा जाएगा खर्चे पे, सरकार के खर्चे पे, ये है। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए विमेन्स क्रिकेट में दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 152वां विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट को पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। इस तरीके से उनके सबसे ज्यादा विकेट हो गए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अब ये रिकॉर्ड जो है वनडे इंटरनेशनल यानी ODI टेस्ट मैचेस जो होते हैं क्रिकेट में और T20 जो होते हैं सबको मिलाकर है, ठीक है। तो सबको मिलाकर कुमार संगकारा के थे सेकंड नंबर पर। सबसे ज्यादा तो किसके हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के, अभी भी बहुत पीछे हैं विराट इनसे। तो फर्स्ट नंबर पर है सचिन, सेकंड पर कुमार संगकारा श्रीलंका के थे, उनको पीछे छोड़ करके विराट कोहली बन गए सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट्स, सभी फॉर्मेट में 28,000 रन इनके पूरे हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट है क्रिकेट, वैसे तो हम इसको ना डिस्कस करते लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना था। बिहार ने जो है 24 दिसंबर 2025 को रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में स्कोर बनाया
574 रन का। आई रिपीट, 574 रन का ये स्कोर इन लोगों ने बना दिया था अरुणाचल के खिलाफ, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय बनी है स्मृति मंदाना, और कुल मिलाकर चौथी महिला खिलाड़ी बनी है, दूसरी भारतीय। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन के पूरे हुए स्मृति मंदाना के। मिताली राज के बाद 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है, और विश्व में चौथी। सेकेंड इंडियन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन, स्मृति मंदाना। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही मतलब मैच में 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, ये सोनम येशे भूटान क्रिकेट टीम से। फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट म्यांमार। आपको वो आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन T20 क्रिकेट लगातार फैलता जा रहा है, 110 देश अब करीब T20 क्रिकेट खेलते हैं। 5वें एशेज टेस्ट के दौरान 134 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे टूट गया है। एशेज के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने एक ही पारी में 50 प्लस रनों की साझेदारी के साथ 134 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा था। आगे हॉकी में 2025 का पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन ये तमिलनाडु में हुआ था, और इसमें स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पे जर्मनी ने, रजत जीता था स्पेन ने, इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था इसमें। विविध में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया था। शीन एशी ये हिम तेंदुआ जो है ये इसका शुभंकर था। पदक तालिका में हरियाणा टॉप पर था, सेकंड पर लद्दाख, फिर महाराष्ट्र थर्ड पर, उत्तराखंड यहाँ पे फोर्थ पर, सेवेंथ पर था, मध्य प्रदेश के साथ, केरल के साथ। तो पदक तालिका में शीर्ष पर हरियाणा था विंटर गेम्स में। आगे बढ़ते हैं, स्क्वैश विश्व कप के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। स्क्वैश वर्ल्ड कप ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में हुआ था। कुल 12 टीमें इसमें शामिल हुई थी। स्वर्ण पदक इसमें इंडिया ने जीता था पहली बार। ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश बना था। पहले देखिए हम लोगों को लगता था कि ज्यादातर अगर स्पोर्ट्स से पूछेंगे तो भाई क्रिकेट से पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो बैडमिंटन से पूछ लेंगे, लेकिन आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जितने भी कम नोन स्पोर्ट्स हैं, जैसे ताइक्वांडो हो गया, जैसे कि खो खो हो गया, जैसे कि अब यही स्क्वैश आप ले लीजिए, स्क्वैश वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कम जाने माने खेलों से ज्यादा इसमें पूछ सकते हैं। तो भारत ने पहली बार अपना ये स्वर्ण जीता है, रजत पदक जीता था हांगकांग और चाइना ने। 72वां सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये हुआ था कहाँ पे, वाराणसी में हुआ था, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। पुरुष और महिला दोनों वर्ग की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 58 टीमों से 1000 खिलाड़ियों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। आ जाते हैं समिट सेक्शन पे। तो समिट में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, और ECI ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ECI के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित इसको किया गया था भारत मंडपम में। ये भारत द्वारा आयोजित अपनी तरीके का पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने, और 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक सह अस्तित्व इस बार थीम थी। आगे बढ़ते हैं, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण ये लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम से। कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक फेज 2 टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इस पहल की घोषणा की थी। ये हमने आपको डिस्कस भी कराया था। इंडिया जो है कैपेसिटी कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करेगा। ठीक है, बिम्स्टेक देशों के लोग यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे। तो लोग यहाँ पे आए थे, कहाँ पे, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर में विशाखापट्टनम में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 23वां भारत रशिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये दिसंबर में भारत की राजकीय यात्रा पर भी आए थे, और भारत रशिया की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी इसमें मनाई गई थी। 2030 तक भारत रशिया आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को भी इसमें अंगीकार किया गया था।
राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्री बॉडीज, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। न्यू दिल्ली में भारत ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है चौथी बार। ठीक है, फोर्थ टाइम ये भारत में हुआ है। इसको चेयर किसने किया था? लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने। इंडिया ने चौथी बार इसको होस्ट किया है। अगला ये कहाँ पे होगा ये भी बता दिया गया है। अगला ये होगा लंदन में। लंदन में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं ये वार्षिक बैठक हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीट हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में 3000 वैश्विक नेताओं ने भाग लिया था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की थी। गाजा पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब डॉलर की आर्थिक योजना भी इसने पेश की थी। विश्व ऊर्जा आयोग की वर्ल्ड एनर्जी फेडरेशन की रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव को भी अनाउंस किया गया था। भारत की तरफ से कौन गए थे? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे। तो हमसे पूछ सकते हैं इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस किस जो है राज्यों के मुख्यमंत्री गए? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे गए थे। काफी इसको खैर क्रिटिसाइज भी किया गया था कि इतने सारे लोगों का जाना क्या जरूरी है, पैसे की बर्बादी ही है। ऊर्जा परिवर्तन की नया इनिशिएटिव जो है द मरीडियन कलेक्टिव प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। मरीडियन कलेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो मरीडियन कलेक्टिव ये प्लेटफॉर्म जो है ये कनेक्ट करेगा स्टेट्स को विद प्राइवेट कैपिटल, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड ग्लोबल नेटवर्क्स। ये सपोर्ट करेगा मध्य प्रदेश को अचीविंग टारगेट ऑफ 40 to 50% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड नेट जीरो बाय 2050। अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने नेक्स्ट जन लाइफ सेंसस पॉलिसी को अनेबल किया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 21वां एडिशन पब्लिश किया था एनुअल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार जो थीम थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओवरऑल वो थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया का आयोजन किया जाता है हर साल। ये जो है बेंगलुरु में होता है, इस बार हैदराबाद में हुआ है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ठीक है, इसका आयोजन किया था हमारे उड्डयन मंत्री जी ने। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होता है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया अभी बेंगलुरु में होता है, इस बार हैदराबाद में हुआ है। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के त्रिपक्षीय समूह वीमर ट्रायंगल की बैठक हुई थी पेरिस, फ्रांस में। ये समूह किसका? जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का। एग्जाम में आ सकता है वीमर ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है। खास बात ये रही थी कि इस बार भारत के विदेश मंत्री को इसमें बुलाया गया था। भारत के विदेश मंत्री को वीमर ट्रायंगल की बैठक में बुलाया गया था। आगे है पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में। राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा रेलिक्स की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रकाश और कमल, लाइट एंड लोटस इस बार थीम थी इस प्रदर्शनी की। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एआई मिशन की घोषणा इसमें की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसको एआई सिटी बनना है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। ये सम्मेलन राज्य में डेटा सेंटर और शोध हब स्थापित करने, एआई लैब्स के निर्माण के लिए 3 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें प्रस्तावित किया गया था। आगे मेला और महोत्सव, तो दिल्ली शब्दोत्सव इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका थीम था भारत अभ्युदय। इसका उद्घाटन किया था दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जी ने। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने किया था। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। बोडा त्योहार, जो माघ का त्योहार, ये सिरमौर मनाया जाता है हिमाचल में। ठीक है, ये हट्टी ट्राइब बेसिकली मनाती है। हट्टी ट्राइब ये कहाँ पाई जाती है? हिमाचल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हट्टी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कब मिला था? 2003 जो है कह सकते हैं 2023 में। पहला नमो पुस्तक महोत्सव ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नमो बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली टूरिज्म। इसको इनॉग्रेट किया था जितेंद्र सिंह जी ने। 53वां नई दिल्ली पुस्तक मेला, ये वाला जरूरी होता है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुके हैं। नई दिल्ली बुक फेयर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अतिथि देश होता है। अतिथि देश था यहाँ पे कतर, फोकस कंट्री था यहाँ पे स्पेन। विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता। इसका आयोजन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया था। 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आयोजन कौन करता है? ये एनबीटी करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुस्तक न्यास करता है, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया। तो फोकस देश था यहाँ पे स्पेन और
अतिथि देश गेस्ट कंट्री कौन था? कतर था, नई दिल्ली पुस्तक मेला में, और थीम थी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। रैंक्स रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। जैसे रिपोर्ट्स पे काफी फोकस किया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, सिर्फ वही कई बार जरूरी होता है, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूएन जारी करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ये आया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। इसको जारी किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 156 कंट्रीज को शामिल किया गया है, और इसमें बेसिकली कौन कौन से 3 के मेन डायमेंशंस है। मेन डायमेंशन है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, जस्टिस एंड सिटीजन वेलफेयर। इसमें नहीं देखा गया किस देश के पास कितना पैसा या कितना पावर है, इसमें देखा गया कि इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, जस्टिस, सिटीजन वेलफेयर के लिए कैसे कैसे देश काम कर रहे हैं। तो इसमें आखिरी पर रखा गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, 16वें नंबर पर इंडिया को रखा गया है, फर्स्ट पर इन्होंने सिंगापुर को रखा है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड को, थर्ड पर डेनमार्क को। तो इसमें जो है सिंगापुर फर्स्ट पर है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। नम्बियो का सेफ्टी इंडेक्स आया है, और इसमें सेफेस्ट सिटी को रैंक दिया जाता है। जो पहले नंबर पर है वो सेफ सिटी है, तो किंगदाओ जो है सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है, सेकंड पर अबू धाबी है, और यहाँ पे कोई भी भारतीय शहर टॉप 100 में नहीं है। चेन्नई जो है ये 6th पर है इंडिया में ओवरऑल, लेकिन जो है कह सकते हैं 14 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। सेफ्टी इंडेक्स में टॉप 5 भारतीय शहर, मंगलौर यहाँ पे टॉप पर है, फिर अहमदाबाद है, फिर जयपुर है, ये है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है 2025 की हुरून इंडिया के द्वारा। इसमें 5 भारतीय मूल के पेशेवर प्रबंधकों के बारे में बात की गई है, यानी कि टॉप 5 इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर, इनकी लिस्ट आई तो जयश्री उल्लाल इसमें टॉप पर है, सीईओ ऑफ अरिस्टा नेटवर्क्स, जयश्री उल्लाल इसमें टॉप पर है। सेकंड पर सत्या नडेला, थर्ड पर निकेश अरोड़ा, और फोर्थ पर है इग्नेशियस नेविल नोरोना, फिफ्थ पर सुंदर पिचाई। तो जयश्री उल्लाल यहाँ पे टॉप पर है इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर्स की लिस्ट में, ठीक है। जयश्री उल्लाल टॉप पर है। फिर आगे है निर्यात तत्परता सूचकांक, की बहुत जरूरी है क्योंकि नीति आयोग का इंडेक्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और ये लेटेस्ट है, भले ही 2024 पे लिखा हुआ है, लेकिन 2026 के एग्जाम्स के लिए जरूरी रहेगा। और 2020 में पहली बार आया था इंडेक्स, जैसे आपसे पूछ लें कि पहली बार कब पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिकेशन 2020 में, और ये आया है अभी, कोविड में नहीं आया था। तो बेसिकली ये चौथा एडिशन है, 4th एडिशन, और इसमें हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम में इसको लगा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है समझने में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 2020, ये 4th एडिशन है। तो बेसिकली 4 पिलर पर स्ट्रक्चर्ड है, 4 पिलर्स, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड इकोसिस्टम सेकंड, पॉलिसी एंड गवर्नेंस थर्ड, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे 4th। 4 यहाँ पे पिलर हैं इस इंडेक्स के, और फिर ये 13 सब पिलर्स में और 70 इंडिकेटर में डिवाइडेड है, जो कि हमको नहीं याद करना है। अब पिलर का वेटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वेटेज कितना है, 20% है, बिजनेस इकोसिस्टम का 40% है, पॉलिसी गवर्नेंस का 20% है वेटेज, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का 20% है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, बिजनेस इकोसिस्टम का है, बिजनेस इकोसिस्टम का है। अब इसमें 2 कैटेगरी यहाँ पे बांटी गई हैं, 2 कैटेगरी हैं, पहला है लार्ज स्टेट, बड़े राज्य, और दूसरी कैटेगरी है स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ये सब एक ही कैटेगरी में रख दिए गए हैं, और इनको फिर रैंक दिया गया है, और परफॉर्मेंस रेटिंग भी दी गई है कि लीडर है, एस्पायरर है, या फिर चैलेंजर है। 3 यहाँ पे परफॉर्मेंस कैटेगरी है। जैसे आपसे पूछे, इसमें 2 मेन कैटेगरी है और परफॉर्मेंस कैटेगरी है एक, जिसमें 3 विभाजन है। परफॉर्मेंस कैटेगरी में एक राज्य जो है एस्पायरर, जिसको कम यहाँ पे रैंकिंग मिली है, कम इसका स्कोर है। एस्पायरर के बाद यहाँ पे चैलेंजर स्टेट, और चैलेंजर के बाद है सबसे ऊपर वाला लीडर। तो इसमें हम देखेंगे राज्यों की रैंक कैसी है। तो लार्जर स्टेट वाली कैटेगरी में बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर है, सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर गुजरात है, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 4th पर है। और ये नोट कर लीजिए, आगे वाले एग्जाम से पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूछा जा सकता है, कि पूछा जाएगा ही जाएगा कि उत्तर प्रदेश की रैंक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कितनी है, 4th है।
इसमें स्कोर पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश का, तो 62.09 है। और उत्तर प्रदेश को कैटेगरी कौन सी मिली है? लीडर कैटेगरी में रखा गया उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, इसका स्कोर 57 है, इसको चैलेंजर कैटेगरी में रखा गया है। बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा कि आपका राज्य एस्पायरर कैटेगरी में है। और बिहार का स्कोर है यहाँ पे 46.31। उत्तराखंड वाले ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेट भी लीडर कैटेगरी में है, स्मॉल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाली कैटेगरी में, और लीडर कैटेगरी में है। स्कोर है इसका 52.07। ठीक है। हरियाणा वाले हरियाणा वाला देख लीजिएगा, आप चैलेंजर स्टेट वाले में आते हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, रिपीट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस एग्जाम में आना ही आना है कुछ ना कुछ प्रश्न। इसको हिंदी मीडियम में भी आप देख लीजिएगा। ये निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 की रिपोर्ट ये आईएलओ ने पब्लिश की है। और भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर मौतों के आधार पर शीर्ष 100 जिलों की रिपोर्ट बनाई गई थी। इसमें महाराष्ट्र के नासिक ग्रामीण और पुणे ग्रामीण जिले टॉप पर हैं। तो ये जिले जो है टॉप पर हैं एक्सीडेंटल डेथ के मामले में। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। 100 जिलों का विश्लेषण इसमें किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये रिपोर्ट बनाई थी। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स की सूची बनाई थी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड माइंड द ब्रिज नामक संस्था ने। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये फर्स्ट या ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल है। बीपीसीएल का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है अंकुर और बीपीसीएल अंकुर फंड, इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया प्रमोट करने में। ठीक है। तो टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स के मामले में यहाँ पर बीपीसीएल को जगह मिली है इनकी लिस्ट में, बस ये ध्यान रख सकते हैं। डायनेमिक भूजल संसाधनों का वार्षिक रूप से आकलन पर रिपोर्ट आई। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर के डेटा बनाया है। ये पूछ सकते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है एनुअल असेसमेंट ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं देखने के लिए। अब ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट, ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये नीति आयोग द्वारा पब्लिश की जाती है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट यानी तिमाही रिपोर्ट आती है ट्रेड वॉच की, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना ये हुई थी, ऑर्गेनाइज बाय आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है। ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था 40वां, और 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस ये हुआ था। ठीक है। इसमें एक फैक्ट जो निकल करके आया है, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टैटिक में मेंशन कर सकते हैं। इसको फॉर स्टैटिक में लिख दे रहा हूं, आप एनवायरमेंट के नोट्स में लिख सकते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम बन गया है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में बात कर लें तो ई संकल्प प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने जारी किया था। बेसिकली ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया था ई प्लेज प्लेटफॉर्म। तो यूनिवर्सिटीज में ड्रग के प्रचार प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है। पंखुड़ी पोर्टल, पंखुड़ी पोर्टल ये किस मंत्रालय ने जारी किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है ये। जैसे बाल विकास मंत्री ने जारी किया तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसका बेसिकली महत्व क्या है? मोटे तौर पर इसका उद्देश्य लिखा गया ऑफिशियली, टू फैसिलिटेट सीएसआर एंड पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब आप क्या समझे कि कोई जैसे बड़ी कंपनियां हैं, कोई जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कोई प्राइवेट बड़ी कंपनी है, टाटा जैसे वाले हैं, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, अपने सीएसआर फंड का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करेगा ये पोर्टल, जिससे वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अधिकारी उनसे कांटेक्ट कर लेंगे कि आप अपने सीएसआर फंड से वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो उससे दोनों मिल करके काम करेंगे। तो जिसका भी मतलब कंपनी का सीएसआर फंड खर्चा होना चाहता है, सीएसआर फंड वो अपना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में खर्च करना चाहते हैं, तो उनके इस कह सकते हैं उद्देश्य की पूर्ति करेगा पंखुड़ी पोर्टल। ये है कुल मिलाकर के, टू फैसिलिटेट सीएसआर एंड पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीएसआर वर्ड मेंशन नहीं था तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। उसके अलावा एक पोर्टल जारी किया है सिद्धरामैया जी ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ई स्वास्तु 2.0। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को बिना किसी बाधा के अपने दस्तावेज प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए, और
ईसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जो 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है इलेक्शन सर्विसेज प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है, जो सभी इलेक्शन सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म के भीतर लाना चाहता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे कई सारे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स है, उनको जो है इंटीग्रेट करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ईसीआई में कई सारे ऐप्स वेबसाइट हैं, तो साइबर फ्रॉड भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑफिशियल है कि नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म, वेब पोर्टल्स, ऐप्स वगैरह चल रहे हैं, उनको इंटीग्रेट करके सिंगल सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। इसका नाम होगा ईसीआई नेट। ईसीआई नेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन सर्विसेज प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग ऑल इलेक्शन सर्विसेज इन इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इनटू अ सिंगल सीमलेस एक्सपीरियंस, ये इन्होंने बताया है। निरंतर इनिशिएटिव ये अभी का नहीं है, लेकिन चर्चा में रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। ये ऐसा मतलब कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सिनर्जी कोऑर्डिनेशन और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जाती है, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए और बिना कोई मैन पावर के। निरंतर इनिशिएटिव ये करता है कि जहां पर भी पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है, आपस में काम करके विभिन्न डिपार्टमेंट्स, विभिन्न अधिकारी निरंतर के तहत जुड़ सकते हैं और जो है प्राकृतिक संसाधनों और अनुसंधान संस्थानों में तालमेल स्थापित करके जो है पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल खर्चा किए हुए। ये है कुल मिलाकर उद्देश्य। मतलब ऐसी नीति निर्माण करें जिसमें अलग से कोई खर्चा ना करना पड़े, अलग से मैन पावर ना लगाना पड़े, लेकिन साथ में काम करके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहें। इसका नाम है निरंतर। एमसीक्यू करंट अफेयर पे आ जाते हैं हम लोग। 8 दिसंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वित्तीय बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक जो है एजेंसी की शुरुआत की थी, जिसका नाम था पर्वा। पर्वा मतलब है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसकी शुरुआत की थी सेबी ने, क्योंकि सेबी का ये सब काम है यहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। प्रतिभूति मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, ये सब इनका काम है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने लद्दाख के दुर्बुर्ग श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था? इसको वर्ल्ड्स टॉलेस्ट या हाईएस्ट जो है वार मेमोरियल कहा जा सकता है। ये लद्दाख में इसका इनॉग्रेशन किया था रक्षा मंत्री जी ने। सी यहाँ पे सही है, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 दिसंबर 2025 को गूगल ने किस शहर में अपना पहला भारतीय स्टार्टअप हब लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया था हैदराबाद में। ए, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था। ए। आगे क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 5 दिसंबर को फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को मंजूरी दे दी है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कहला सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्ट होने की मंजूरी फिनो पेमेंट्स बैंक को मिल गई है। ये सही कथन है। दूसरा कथन है, यहाँ पर सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया था मार्च 2024 में। जैसे जैसे मिशन पुराने हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा भूलते जाते हैं, डेट्स वगैरह आ सकती है कि भाई इंडिया एआई मिशन कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था, ये सही। और आईआईटी मद्रास की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने देश का पहला एकेडमिक रूप से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। ये वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड एक आईआईटी ने लॉन्च किया, लेकिन आईआईटी मद्रास ने नहीं किया है। ये लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है ये। एग्जाम पूछ सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस पे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है ओनली 3। सी यहाँ पे सही है, सी। अगर कोई पेमेंट बैंक जो है कम से कम 5 इयर्स तक सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, तब वो अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ये पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जिसको कन्वर्ट किया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट किया गया है, मतलब ये फिनो पेमेंट्स बैंक को कन्वर्ट किया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एसएफबी में। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की अध्यक्षता में न्यायपालिका ने एआई उपयोग पर निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति बनाई है। इसका पुनर्गठन किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी जो सूर्यकांत जी ने कंस्टिट्यूट की है, जो ये देखेगी कि एआई का इस्तेमाल क्या जुडिशरी में हो सकता है। जस्टिस पी नरसिम्हा की अध्यक्षता में ये समिति सृजित की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सहयोगी बेलारूस से भेजे गए मौसम संबंधी गुब्बारों से उत्पन्न सुरक्षा जोखिमों को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो लिथुआनिया ने इमरजेंसी लगाई थी अपने राष्ट्र में, ठीक है। डी यहाँ पे सही है। ऐसे इवेंट्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। 12 दिसंबर को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने किस जिले के विलियम नगर में सॉयक लेक या फिर कह सकते हैं सॉइल लेक का उद्घाटन किया था? ईस्ट गारो हिल्स में ये सॉइल लेक सृजित की गई। सॉइल लेक जो बन रही है, ये पार्ट है किसकी? नेंगसैंग
रिवर वैली प्रोजेक्ट की, नैनसेंग रिवर वैली प्रोजेक्ट की। आगे है दिसंबर 2025 में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन निवेश की घोषणा की है। तो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ये यहाँ पे बनाएंगे अपना एशिया का लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में, मुंबई के पवेल नामक स्थान पर ही बनाएंगे। सी यहाँ पे सही है, मुंबई। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि दिसंबर 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया बाय सरपासिंग जापान, ये सही। इसके बाद है कि 29 दिसंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 में दिए गए फैसले के उन निर्देशों को स्थगित करने का आदेश दिया था जिसमें अरावली पहाड़ियों पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था, तो ये सही है। आगे अमृत 2.0 जो चल रहा है, अमृत 2.0 फोकसेस ऑन लेइंग न्यू पाइपलाइंस रादर देन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। तो अमृत 2.0 का फोकस क्या है, जो है नई पाइपलाइन बिछाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सभी कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सभी स्टेटमेंट सही है। अमृत 2.0 में ये कुछ कीवर्ड्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये अमृत जो है ये 500 जो है सिटीज और टाउन को कवर करने वाला था। इसमें 4800 यूएलबीज को कवर करेंगे, सिटीज और टाउन्स को कुल मिलाकर 4800 कवर करना है अमृत 2.0 को। और इसमें बेसिक फोकस सीवरेज और सेप्टेज मेंटेनेंस पर है। 500 अमृत सिटीज में, मतलब 4800 में से 500 में 100% सीवेज और सेप्टेज कवरेज इनको देना है। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर पर केंद्रित है। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जैसे भी बरसात होती है बड़े बड़े शहरों में आपको वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है, फ्लड जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जो है पार्किंग स्पेस डूब जाते हैं, तो ये सब स्थितियों से बचाना अमृत 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। 15 दिसंबर 2025 को पंजाब की सरकार ने राज्य के कितने शहरों को पवित्र शहर का दर्जा प्रदान किया था, और यहाँ पर सभी एक्टिविटीज जैसे कि गैम्बलिंग है, जैसे कि मीट सेल है, अल्कोहल है, इसको बैन कर दिए थे यहाँ पे 3 सिटीज में। बिहार सरकार ने कहाँ पर बंद हो चुके करबिगहिया ताप विद्युत स्टेशन में भारत के पहले विद्युत संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ये बंद हो चुका एक पावर स्टेशन है जिसको एक इलेक्ट्रिकल म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा हेरिटेज के तौर पर। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, ये कबरगहिया कहाँ पे है, बंद हो चुका पावर स्टेशन पटना में, राजधानी पटना में 50 वर्षों से बंद पड़ा है, और इसे जो है इलेक्ट्रिसिटी म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया था? ऑस्ट्रिया में किया था, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखिएगा इसमें, ऑस्ट्रिया में ये आया है, ठीक है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान जी ने जानकारी दी थी 4 जनवरी को कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बन चुका है। ये स्टेटमेंट फ्लॉड है क्योंकि बहुत गर्व की बात है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बन चुका है। चाइना अब सेकंड पे आ चुका है। चाइना हमेशा फर्स्ट पर रहता था, इंडिया सेकंड पर राइस में, लेकिन अब चाइना यहाँ पर सेकंड पर आ चुका है प्रोडक्शन में। भले ही हमने थोड़े ही अंतर से इनसे आगे निकलने का काम किया, लेकिन ये सही है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कृषि मंत्री का, तो ये माना जाएगा। पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, तो दोनों पक्षों को परमाणु सुविधाओं पर हमला करने से रोकता है। ये एक्सरसाइज भारत और पाकिस्तान करते हैं। फिर आगे है कि जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में सवार होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो आईएनएस वागशीर में जो है यात्रा की थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1 इनकरेक्ट है, ओनली 1 इनकरेक्ट था जिसको हमने सही करके लिख दिया है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बन चुका है सरपासिंग चाइना। इंडिया और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट जो है ये कब से साझा कर रहे हैं? ये एग्रीमेंट उनका साइन हुआ था जनवरी 1991 में, जनवरी 1991 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष घोषित किया गया था यूएन द्वारा 2026 को। तो यूनाइटेड नेशंस ईयर 2026 कौन सा है, रट लीजिए, ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट है। चारागाह पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मशाडो ने अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया था और इन्होंने ले भी लिया था
ये सही है। हालांकि नोबेल कमेटी ने स्पष्ट किया है कि फर्दर डेलीगेट नहीं किया जा सकता नोबेल, जिसको मिला है उसी का नाम दर्ज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नोबेल नहीं जीता, ऐसा ही माना जाएगा इतिहास के पन्नों पर। फिर आगे है अमितेश कुमार सिन्हा, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इन्होंने बिहार के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को अनेबल किया था, जिसका नाम है परम रुद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में। परम रुद्र, ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, सभी कथन यहाँ पर सही हो गए। डी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट, इसको रेंज लैंड भी कई बार लिखा जाएगा, तो दोनों ही सही है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट ये घोषित किया गया है 2026 का वर्ष। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मशाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार जो 2025 का मिला था इनको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट कर दिया। हालांकि नोबेल समिति ने कहा है कि ऐसा फर्दर डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना? अभी तो केंद्रीय स्तर पर 8th पे कमीशन जो है गठित हुआ है। असम ने जो है उनकी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले इसको अपने राज्य में गठित कर लिया है, तो असम पहला राज्य बना है। ये आगे फर्दर भी पूछा जा सकता है साल 2 साल बाद तक भी, क्योंकि आप तब तक ये बात भूल चुके होंगे कि असम ने जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही अपने यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को कंस्टिट्यूट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन किया था? ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट टेम्पल का उद्घाटन किया गया था गुवाहाटी में अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, गुवाहाटी में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किम्बरले प्रोसेस प्लीनरी मीटिंग में इंडिया को इलेक्ट किया गया है चेयरमैनशिप के लिए। 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रोसेस की चेयरमैनशिप ये मिल गई है इंडिया को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता रहता है, ये सही। आगे है भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। ये फ्लॉड स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने किया है, एयर फोर्सेस ने नहीं। इंडियन आर्मी ने किया है, भारतीय थल सेना ने किया है, ना कि वायुसेना ने। थल सेना में सही हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे है पेरू देश की 2 नगर पालिकाओं सेटिपो और नौटा ने पेरू में एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जिससे ये अमेजोनियन स्टिंगलेस बी की जो प्रजाति है फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड बन गई, जिसको लीगल राइट्स दिए गए हैं। मतलब अपने आप में यूनिक है कि किसी मतलब कह सकते हैं मक्खी की प्रजाति को उसको लीगल राइट दिए गए हैं। कहाँ पे दिया गया है? ये पेरू में दिया गया है, यही आपसे पूछेंगे, या फिर इस अमेजोनियन स्टिंगलेस बी का नाम पूछेंगे। यूपीएससी के लिए भी जो बहुत जरूरी है ये फैक्ट। ठीक है, हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 and 3 ओनली सही। 1 and 3 ओनली सी सही है, 1 and 3 ओनली। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूर कर दिया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इंडस्ट्रियल हेम्प को मंजूर कर दिया है, ये सही है। इसमें एक रेगुलेट किया गया है कि टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल कंटेंट जो रहेगा कैनबिस में वो 0.3% से कम रहेगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित मलज खंड तांबे की खदान भारत की सबसे बड़ी ओपन पिट तांबे की खदान है। मलज खंड कॉपर माइन इन बालाघाट मध्य प्रदेश इज इंडिया लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन, ये चर्चा में रही थी, ये सही। आगे प्रश्न है कि अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी अस्पताल ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की एक बार की जीन थेरेपी आईटी विज्मा को प्रशासित करने वाला विश्व का पहला अस्पताल बन गया। यानी कि आईटीए विज्मा ये एक 1 टाइम जीन थेरेपी है जिससे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को ट्रीट किया जा सकता है, ये सही। ये अचीवमेंट हासिल की है अबू धाबी के अस्पताल ने। फिर अगला प्रश्न है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना नया लोगो मैस्कॉट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है सांख्यिकी, जिसका मतलब स्टैटिस्टिक्स होता है इंग्लिश में। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने किया है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ओनली 3 इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया है सांख्यिकी। सांख्यिकी इसमें अशोक चक्र दिखाया गया है और इंडियन रुपी का सिंबल इसमें बना है। अपवर्ड ग्रोथ बेल्ट बनी है प्रोग्रेस दर्शाने के लिए। सैफरन, ग्रीन, व्हाइट, नेवी ये सब कलर इस्तेमाल किए गए जो हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं। आगे चीन ने किस स्वायत्त क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया था? जिनजियांग उइघुर जो ऑटोनॉमस रीजन है, यहाँ पर चाइना ने क्या किया है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल का उद्घाटन किया है। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है कि 23 दिसंबर 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने
भारत में कितनी नई एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रदान की थी? तो नई एयरलाइन जो जुड़ गई इनका नाम है अल हिंद एयर और जो है शंख एयर, फ्लाई एक्सप्रेस। और ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज ऑफ साउथ इंडिया में फंक्शन करेंगी। सी यहाँ पे सही है, सी। फिर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क ने ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है वो यहाँ पे बंद कर दी है। ठीक है, डेनमार्क का कहना है कि जब से डिजिटल क्रांति आई है वहां पर कोई इस तरीके की पोस्टेज नहीं भेजता है, तो खर्च बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अब लेटर सर्विसेज यहाँ पे बंद कर दी गई, जो एक दूसरे को पत्र वगैरह लिखते थे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार, भारत सरकार और भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस की त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से जो है ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये सही। आगे प्रश्न, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन कलपेट्टा, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला। ये सही। कलपेट्टा में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ये भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायपालिका ये बनी है, ये सही। फिर आगे प्रश्न है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया था जिसका नाम है उदय। उदय, ये सही। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें कि तीनों ही कथन सही हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के श्रीविजयपुरम में एकीकृत सुरक्षा केंद्र का शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी, बी यहाँ पे सही है। सूर्यास्त्र चर्चा में था, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैपेबल रॉकेट लॉन्चर, इंडियन आर्मी इसको प्रोक्योर कर रही है, सूर्यास्त्र, ये सही। आर्मेनिया ने अक्टूबर 2026 में येरेवन में आयोजित होने वाली COP17 जैव विविधता सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो लॉन्च कर दिया था, ये सही। फिर आगे प्रश्न है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेस्कियान ने अनाउंस किया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाएगा। ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसी घोषणा ईरान के नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है। इजराइल के जो है राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था जिनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलेगा इजराइल का, जो कि इजराइल प्राइज 2026 में मिलेगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर इसमें हो जाएगा करेक्ट 1 एंड 2, 1 एंड 2, बी। इस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है चलेगी, तो ये चलेगी हरियाणा में, हरियाणा में। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इसका ट्रायल किया गया था 26 जनवरी 2026 को जींद सोनीपत के रूट पर हरियाणा में, और जो है 2600 पैसेंजर्स को एक साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक रखी जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन। भारत सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पाद करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? विश्व का पहला देश बन गया है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, इसको रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। CSIR, CRRI और CSIR IIP ने इसको बनाया पायरोलिसिस प्रोसेस से। बाइटुमेन के बारे में बात करें तो ब्लैक विशियस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है, क्रूड ऑयल से बनाया जाता है और रोड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइटुमेन जो है ये जो है फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लिया जा रहा है, जबकि बायोबिटुमेन जो है ये किससे बनाया जा रहा है? एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि पराली से। बायोबिटुमेन क्या सिर्फ रोड बनाने में इस्तेमाल होता है? नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस के लिए कर सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ पर बिल्डिंग बन रही हो, कोई इमारत, ठीक है, कहीं पर हमको छत डालनी हो, उसमें वाटर प्रूफिंग करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बायो असफाल्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बायोबिटुमेन को बायो असफाल्ट भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा पब्लिश की जाती है, ये मैंने बताया, नीति आयोग इसको पब्लिश करता है, ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। आगे है मुंबई की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन स्की के माध्यम से जो है साउथ पोल तक पहुंचने वाली यंगेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है 18 साल की आयु में। काम्या कार्तिकेयन के बारे में पहले भी आया था, जब एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया था 16 वर्ष की आयु में। तो 18 वर्ष की उम्र में जो है यंगेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है जो साउथ पोल तक स्की के माध्यम से पहुंची है। दिसंबर 2024 में काम्या ने रिकॉर्ड बनाया था यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच 7 कॉन्टिनेंट। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सबसे कम एज में 17 साल की थी तब ये
17 ईयर्स में कामयाब कंप्लीट कर चुकी हैं। ठीक है, तो साउथ पोल तक स्की के माध्यम से पहुंचने वाली सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड और यंगेस्ट वुमेन इन इंडिया, यंगेस्ट माउंटेनियर इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत मतलब पहली बार गलत दिशा या रॉन्ग साइड पर जाने वाले वाहन चालकों को पर नकेल कसने के लिए उन पर क्रिमिनल केस यानी एफआईआर दर्ज करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था? बहुत सारी दुर्घटनाओं के बाद दिल्ली की सरकार ने फाइनली निर्णय लिया है कि अब जो भी रॉन्ग साइड जाएगा उन पर एफआईआर दर्ज के क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में कोई क्रिमिनल प्रोविजन नहीं थे ऐसा रॉन्ग साइड जाने को लेकर, केवल जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इन्होंने आईपीसी की धाराओं का यूज करके ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ जो रॉन्ग साइड आते हैं उन पर एफआईआर दर्ज करने का इनिशिएटिव लिया है। 1 जनवरी 2026 से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने किस देश में 100% टैरिफ वाली वस्तुओं पर शून्य शुल्क की घोषणा की है? जीरो ड्यूटी ऑन गुड्स विद 100% टैरिफ, ये घोषणा की थी किस देश के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए, सी ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है कि हवाई मार्ग से कर्नाटक से 3 जीआई टैग वाले उत्पाद नंजगुड़ रसबाले केला, मैसूर के पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव निर्यात किया गया था। ये सही कथन है। फिर अगला है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा स्टेट फाइनेंस 2023-24 की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, और ये सभी 28 स्टेट के फाइनेंसेस के बारे में बताती है। सीएजी ने रिलीज किया है स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 रिपोर्ट, ये पूछ सकते हैं, ये सही। ऑफिस प्रोडक्शन भारत में 106% से बढ़ा है। ठीक है, और 2013-14 के डेटा से अगर हम कंपेयर करें 11 सालों में 106% हमारा फिश प्रोडक्शन बढ़ा है। ये डेटा पूछ सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में क्या हमारा फिश प्रोडक्शन 100% से भी ज्यादा बढ़ा है, तो यस। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये, तो ये भी सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। नन ऑफ द पॉइंट करेक्ट, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 7 जनवरी 2026 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक राष्ट्रपति आदेश के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संगठनों और मंचों से अमेरिका बाहर हो चुका है? तो करीब 66 अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। इसमें कई सारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रीटी हैं, फोरम है, 31 तो यूएन एफिलिएटेड एंटिटीज हैं, 35 नॉन यूएन एफिलिएटेड हैं, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी खुद को अलग कर लिया है। जो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे भी यूएस अब अलग हो गया है। आकाश एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाली भारत की कौन सी एयरलाइन बन गई है? ये 5th है जिसने IATA को ज्वाइन किया है। एयर इंडिया इसमें शामिल है, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और आकाशा एयर ये शामिल हो गया है। इसको आकाश वैसे बोलते हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग वैसे यही होती है, AKASA। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने घोषणा की थी कि अमेरिका ने भारत को अपने महत्वपूर्ण रणनीतिक समूह पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, ये सही। और ऑस्ट्रेलिया की जो फिंग की रिवर है इसको रिकॉग्नाइज किया है जियोलॉजिकल स्टडीज में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, ये कह रहे हैं 300-400 मिलियन ईयर की पुरानी है, ये सही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा था, ये रॉन्ग है। डोनाल्ड ट्रंप की ये कयावात थी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 यहाँ पे सही है, केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है। पैक्स सिलिका के बारे में बात करें तो सिलिकॉन AI सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर केंद्रित ये एक संगठन बनाया था यूएस ने। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इसराइल, UAE, UK इसमें शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया। अब भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर के नाम से फिनके रिवर को जाना जाता है साइंटिफिक टर्म्स में, और ये कहा गया है कि ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है पूरे विश्व का। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 8, 2026 में किसने इनॉग्रेट किया था कैंसर स्क्रीनिंग आशा वैन, अ मेजर हेल्थ इनिशिएटिव इन गांधीनगर? तो गांधीनगर में हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है किसने लॉन्च किया होगा वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कैंसर स्क्रीनिंग आशा वैन लॉन्च की है, भूपेंद्र पटेल जी ने। अब इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताना है। रेयान कुगलर की फिल्म जो सिनर है काफी चर्चा में रही थी 2025 में, इसको 20 नॉमिनेशन मिले हैं 48वें एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर में। तो नॉमिनेशन काफी सारे मिले हैं सिनर फिल्म को, लेकिन ये इनकी संख्या 20 नहीं है, 16 नॉमिनेशन मिले हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। PFRDA ने
एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान यानी एश्योर्ड पेमेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये 15 सदस्यीय समिति बनाई है। किसकी अध्यक्षता में? इसको लीड करेंगे डॉक्टर एम एस साहू, जो फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, एश्योर्ड पेमेंट्स पर इनकी समिति विचार करेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में करंट चेयरपर्सन कौन है? रवि मित्तल है। ठीक है, रवि मित्तल करंट चेयरपर्सन है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट है कि 21 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि गवर्नर का जो ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसे अभी तक राजभवन के नाम से जाना जाता था, अब ये जन भवन के नाम से जाना जाएगा। जन भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी सही, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली। करेक्ट बताना है 2 and 3 ओनली, बी। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो इनोग्रेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में, उसके रीजनल सेंटर में, इसको इनोग्रेट किसने किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इनोग्रेट किया था इसको। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है कि जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कृषि विश्वविद्यालय बना था? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना शामिल हुआ है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। सी यहाँ पे हमारा सही कथन है। 31 मई 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा ओडिशा। ओडिशा, बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? कौन सा कथन रॉन्ग है? बताना है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से लगभग पूरी तरीके से जानवरों से प्राप्त भोजन में पाया जाता है, जिससे शाकाहारी लोगों में इसके कमी होने का ज्यादा खतरा रहता है। ये काफी टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है हेल्थ सेक्टर में कि विटामिन B12 को एक तरीके से नेशनल डिफिशियंसी घोषित कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या वेजिटेरियन है और उसमें B12 की कमी पाई ही जा रही है, और नॉन वेजिटेरियन फूड से ज्यादातर मिलता है B12, और इस वजह से ज्यादातर वीगन्स और वेजिटेरियंस में इसकी कमी पाई ही जाती है। ये सही है। ये असर्शन रीजन टाइप में भी पूछा जा सकता है आगे चल करके, मैं जूम कर रहा हूँ। अगला हमारा स्टेटमेंट है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन 694 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन का समृद्धि महामार्ग पर महाराष्ट्र रीजन में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में। ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि नागपुर पुणे या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ना कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। तो 694 किलोमीटर लंबा है, सही है, समृद्धि मार्ग पर है, महाराष्ट्र में सही है, लेकिन ये चीज रॉन्ग है कि ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर है, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही बना है। अगला है कि अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को वाल्मीकि रामायण की एक दुर्लभ 233 साल पुरानी संस्कृत पांडुलिपि भेंट की गई है। ये 233 साल पुरानी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण वॉज गिफ्टेड टू राम कथा म्यूजियम इन अयोध्या। तो ये सही है, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ओनली 2। इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 2, केवल 2। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही क्लेम करता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित किया गया था? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया था लखनऊ को। लखनऊ नगर निगम ने अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया है, यानी कि कोई भी फ्रेश वेस्ट जो है नहीं जनरेट होता, जितना बनता है जितना वेस्ट जनरेट होता है लखनऊ में, उतना साइंटिफिक प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है सॉलिड वेस्ट की। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर बाइटुमिनस कंक्रीट बिछाने में उपलब्धियां हासिल करके कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हासिल किए थे? 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए थे। बेसिकली किस बारे में है? कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है ये करीब 29 किलोमीटर की इन्होंने रोड बनाई थी 24 घंटे में, ये एक रिकॉर्ड है। और 10,555 मीट्रिक टन ऑफ बाइटुमिनस कंक्रीट का यूज किया, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और इतने मीट्रिक टन कंटिन्यूअस पेविंग ऑफ 156 लेन किलोमीटर्स, ये भी एक रिकॉर्ड है। आपको अलग अलग रिकॉर्ड ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ पे बना था, किस हाईवे में, ध्यान रख सकते हैं। ये बना था बेंगलुरु कडापा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर में। 4 रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तोड़े गए थे। अगला हमारा ये फैक्ट है
कि अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग WPI बोलते हैं, ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस ईयर कितना रहा था? 0.93% पे प्रोविजनल रहा था। ये रॉन्ग डेटा है, असली डेटा आप ध्यान रखिएगा, ये 0.83% रहा था प्रोविजनल। वैसे तो हर महीने कुछ ना कुछ ये आता रहता है, लेकिन दिसंबर मंथ का मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम्स में हमारे पूछा जाता है, तो आप ये दिसंबर मंथ वाला एटलीस्ट याद कर सकते हैं। ये 0.83% रहा था प्रोविजनल। अगला हमारा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद गुजरात में शास्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य के 15 खंडों वाली संपूर्ण ग्रंथावली का विमोचन किया था। ये यहाँ पे सही है। अगला है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। तो आप देखेंगे हमारे विदेश मंत्री जी ने ये लोगो लॉन्च किया था, और इसको आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लोटस दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे G20 में लोटस बनाया था, इस बार भी लोटस है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, लोटस के सेंटर में जो आप ये आकृति देखेंगे इसको ध्यान से, तो मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, लेकिन ये नमस्ते का है सिंबल, नमस्ते का यहाँ पे सिंबलाइजेशन है, ठीक है। और इस बार जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की, वो भारत के पास है। भारत ने लोगो का डिजाइन किया है। अब इस बार जो थीम है ब्रिक्स 2026 की, वो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। और ब्रिक्स अपनी 20वीं वर्षगांठ भी इस बार मना रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2006 से 2026 20 साल ब्रिक्स के पूरे हो गए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता से कहां तक के लिए भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था? ये गुवाहाटी तक जाएगी, यहाँ पे बी सही है। और वैसे इसका ऑफिशियल रूट क्या कहा जा रहा है? हावड़ा टू कामाख्या। कामाख्या कहाँ पे? गुवाहाटी में। ये यहाँ पे रूट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, गुवाहाटी। मालदा से पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो अटल पेंशन योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है 2030-31 तक, यानी 30-31 तक लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो जितना आप मतलब 1000 से 5000 रुपए का तक का जितना भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो आप यहाँ मतलब ये जितना भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, आपको 1000 से लेकर 5000 के रेंज में यहाँ पे पेंशन मिलेगी जब आप 60 से ऊपर हो जाएंगे। ये यहाँ पे इनिशिएटिव है। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना है जिसने पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाले एटीएम वैन TGB ऑन व्हील्स को जारी किया था। पहला कथन यहाँ पे सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यूनियन कैबिनेट ने इक्विटी सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए का सेबी के लिए अनाउंस किया था। ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि सेबी को सपोर्ट तो अनाउंस किया यूनियन कैबिनेट ने, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए का है, 5,000 करोड़ रुपए का है, तो ये रॉन्ग हो गया। दिसंबर 2025 में जो ये कंबाइंड इंडेक्स होता है, कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये दर्ज किया गया था। 1.8% प्रोविजनल इंक्रीज इसमें दर्ज की गई थी। ये डेटा भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंक्रीज दर्ज की गई थी 3.7% इंक्रीज की, 3.7% इंक्रीज यहाँ पे दर्ज की गई थी। आंसर इसमें हो जाएगा केवल एक, ठीक है, ओनली वन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जनवरी 2026 में पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ने किस जिले के तक्षशिला के पास भीड़ टीले पर कुषाण साम्राज्य के 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लेपिस लाजुली के टुकड़े डिस्कवर किए हैं? 2000 साल पुराने सिक्के मिले हैं। कुषाण एम्पायर के जो शासक वासुदेव के मिले। लास्ट जो कुषाण रूलर, नॉन कुषाण रूलर था वासुदेव, उसके सिक्के मिले हैं रावलपिंडी के पास, रावलपिंडी के पास। डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14 जनवरी 2026 को इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों और उससे संबद्ध निकायों से तत्काल विड्रॉवल की घोषणा की थी? तो 7 यूएन की एफिलिएटेड बॉडीज से इजराइल भी हट गया है अमेरिका के तरीके। तो इन लोगों ने छोड़ दिया है यूएन वीमेन को, अंकटाड को छोड़ दिया है, ठीक है, यूएन वीमेन अंकटाड को छोड़ दिया, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया को छोड़ दिया है, यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर सिविलाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनर्जी एंड ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट को छोड़ दिया है। आगे फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? मध्य प्रदेश के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बामन वास कंकर ग्राम पंचायत राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई, फर्स्ट पंचायत इन द स्टेट टू बी सर्टिफाइड कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो आपका जिला है कोटपुतली, ये जिला है राजस्थान का, ना कि MP का। ये राजस्थान का जिला है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर अगला है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार
सिंगापुर जो है ये लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स था भारत का। एफडीआई का लार्जेस्ट सोर्स था ये सिंगापुर भारत में फाइनेंशियल ईयर 2026 के H1 में। और यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर सेकंड है एफडीआई सोर्स के मामले में। मॉरिशस यहाँ पे थर्ड पर है। ठीक है, ये सही है। आगे फिर कह रहे हैं फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने इनॉग्रेट किया था आईएनएस विक्रांत स्केल मॉडल एग्जीबिशन प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी पे। ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली वन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो फर्स्ट पर महाराष्ट्र है। एफडीआई सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ था? महाराष्ट्र को। सेकंड पर कर्नाटका है एफडीआई के मामले में, और थर्ड पर तमिलनाडु है। आगे फिर प्रश्न है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस देश के अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र ग्रीनलैंड को यूएस के कब्जे में लेने की इच्छा जताई है लगातार? इन्होंने कहा है कि भाई हम आर्म्ड स्ट्रगल नहीं चाहते हैं, फोर्स का यूज नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये हिस्सा तो हमको चाहिए। तो हम लोगों ने स्टैटिक में पढ़ा है कि ग्रीनलैंड जो है ये किसकी सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है? डेनमार्क के सेमी ऑटोनोमस रीजन ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, आर्कटिक रीजन में स्थित है। और कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अबेंडन करना पड़ा था। फिर से ट्रंप की नजर इस पर गई है। एक पिटोफिक स्पेस बेस जो है, जिसको थुले एयरबेस कह सकते हैं, ये ऑपरेट किया था यूएस ने कुछ समय के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, और ट्रंप का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में किस लिए? क्योंकि रशिया और चाइना भी आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो ट्रंप चाहता है कि भाई यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंस रहे, यूएस का प्रेजेंस रहे। ग्रीनलैंड में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी खोजे गए, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन। वैसे ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ आइलैंड है, और इसके साउथ में ही कुछ लोग रहते हैं, साधारण हिस्से में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान नोकेन, स्थानीय नाम जिसका अदा है, इसके कारण किस देश में मायून ज्वालामुखी के पास ज्वालामुखी की इस धारा जिसको लहार बोलते हैं, इसका खतरा बढ़ गया था। वोल्केनिक मड फ्लोस का खतरा बढ़ गया था ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकेन के कारण जो है मायोन वोल्केनो में। हमको मायोन वोल्केनो की लोकेशन बतानी है। मायोन वोल्केनो पाया जाता है फिलीपींस में। कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया था। इस कुटीर में कितने भारतीय क्लासिकल भाषाओं में लगभग 50 पांडुलिपियों 2300 पुस्तकों का संग्रह है। तो ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस संबंधित जो है 50 से अधिक पुस्तकें, और मतलब 2300 पुस्तकें, 50 मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई थी ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ज्ञान भारतम मिशन, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी भी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सृजन नहीं किया है भारत ने। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है जनवरी मंथ 2026 में कि क्यों अभी भी एक्ट के अमेंड होने के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन नहीं सरकार ने किया है। संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ये डेवलप किया गया ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट के द्वारा, जो है इसको उमंग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। पेंशन संबंधित जो संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको उमंग से अभी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये सही है। पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, स्पेशल सिकल सेल स्क्रीनिंग कैंपेन, जिसको अरुणोदय नाम दिया गया था। सिकल सेल एनीमिया की का डायग्नोसिस यहाँ पे किया गया था। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सही। तीनों ही सही है, तीनों स्टेटमेंट में कोई भी फ्लॉ नहीं है। आप आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखिए कि 6 साल हो चुके हैं 2019 के अमेंडमेंट से। आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 में अमेंडमेंट 2019 में हो चुका है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने अभी भी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सृजन नहीं किया है। ये सृजन करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एसीआई को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है चेयर करते हैं, और इनके अपॉइंटमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी होती है। लेकिन अभी भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सृजन 6 साल बाद भी भारत नहीं कर पाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जवाब मांगा है। ठीक है, भारत का जो लक्ष्य है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का, वो कब तक का है? 2047 तक। आगे प्रश्न है, अमीकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड भंडार के साथ वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? अमीकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 3rd नंबर पर है रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के मामले में। 3rd नंबर पर है
रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार के मामले में, लेकिन एक्सट्रैक्शन में भारत अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है, इंडिया इज रैंक 7th ग्लोबली इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है भारत में क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की कमी है। इस मंथ जो ट्राइब न्यूज में रही उसके बारे में बता देते हैं। लंबादा ट्राइब जो है, जिसको बंजारा या सुगाली ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में ये लंबादा या बंजारा या सुगाली ट्राइब पाई जाती है। चर्चा में रही थी, ध्यान रखिएगा। ट्राइब भारत की रिवाइज करते रहा करिए, क्योंकि ट्राइब की लिस्ट बहुत बड़ी होती है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। तो जब भी आपको ट्राइब न्यूज में दिखे उसके स्टेट से उसको जरूर टैली करें।